हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन पॉलिटी की वीडियो में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की ये PYQs एंड MCQs की सीरीज़ है जिसमें हम 10 क्वेश्चंस 10 मिनट्स के अराउंड करते हैं। तो चलिए आज फिर से हम नई वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि मैं इसमें सारे आर्टिकल्स, पार्ट, शेड्यूल्स इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन कराने वाली हूँ और समझाने वाली हूँ। तो देखिए, समझने का तो अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी हुई है, चाहे NCERT चाहे लक्ष्मीकांत, तो आई डोंट थिंक कि आपको इतना समझाने के लिए कुछ है, लेकिन आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन दे रखा है कि ये आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये है कंटेंट। तो कौन से आर्टिकल में क्या कंटेंट दे रखा है, क्या बात की गई है। तो देखिए, आर्टिकल 54 किसकी बात करता है? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हमने, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो भी हमने आर्टिकल 54 पढ़ा है कि ये इंडिया के प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करता है। तो ये एकदम सही है, यानी कि ये बिल्कुल राइट दिया हुआ है। आर्टिकल 75 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द PM एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, कि ये PM की अपॉइंट और मिनिस्टर्स की अपॉइंट की बात हम बिल्कुल पढ़ चुके हैं। इसको भी अपनी हैंड रिटन फॉर्म की सीरीज़ में, जहाँ मैंने आपको लक्ष्मीकांत को हैंड रिटन नोट्स में पढ़ाया हुआ है कि आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट की बात करता है PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। आर्टिकल 155 किसकी बात करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट, जो स्टेट के गवर्नर होते हैं ना, उनके अपॉइंटमेंट की बात करता है। तो ये भी सही है। आर्टिकल 164 किसकी बात करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ द CM एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट। ठीक है, ये स्टेट की बात है और यहाँ पे किसकी बात है? मिनिस्टर्स की। तो ये आर्टिकल 164 इसकी बात करता है। तो ये देखिए, बिल्कुल सही दिए गए आंसर्स, मोस्टली ऐसे दिए भी जाते हैं एग्जाम्स में। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? इनका A सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? A सही हो जाएगा। तो ये देखिए, आप इनके नोट्स बनाएं या फिर आप इनको ऐसे ही रिवीजन करके पढ़ें, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें राइट टू इक्वलिटी इज ग्रांटेड बाय फॉलोइंग आर्टिकल्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू इक्वलिटी है वो कौन कौन से आर्टिकल्स में दी गई है, किस आर्टिकल्स में बात की गई है? देखिए, राइट टू इक्वलिटी हमारे जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हीं में आती है। और फंडामेंटल राइट्स की बात में किस में आती है? ये आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 में, जिसमें आर्टिकल 14 बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 किसकी बात करता है? प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स रेस। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी इसी की बात करता है। आर्टिकल 17 भी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है और आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो आर्टिकल 14 टू 18 में राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है। ठीक है, याद रहेगा आपको। ओके, वेरी गुड। इसके बाद है मैच लिस्ट 1 लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो NDA 2017 में ये पूछा गया था। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये देखेंगे, पार्ट्स के बारे में यहाँ हमसे पूछा गया है कि कौन सा पार्ट यहाँ पर सही है। तो देखिए, जो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स की बात होती है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट की बात कौन करता है? ये बात करता है हमारा आर्टिकल नंबर, सॉरी, पार्ट नंबर 12। कौन सा? पार्ट नंबर 12। और यूनियन जुडिशरी की बात की जाती है, ये की जाती है पार्ट 5 में। इसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट की बात किस में की जाती है? ये की जाती है पार्ट 6 में। और रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट की बात की जाती है आपके पार्ट 11 में। तो ये पार्ट्स हैं जो आपके काफ़ी सारे पार्ट्स दे रखे हैं, तो आप एक बार वहाँ से इनको पढ़ सकते हैं और इन्हें रिवाइज इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे इनमें से कौन सा पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है मैच। तो देखिए, लैंग्वेजेस की बात की गई है 8th शेड्यूल में। ये देखिए, ये तो यूनिवर्सल हम अब तक कई बार पढ़ चुके हैं। बिल्कुल, किस में बात की गई है? 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस की। लेकिन फॉर्म ऑफ ओथ्स और अफॉर्मेशन, फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफॉर्मेशन बात की गई है आपके, इसमें नहीं की गई, 3rd में बात की गई है। ये हमने एक वो पढ़ा था ना, द टीयर ऑफ ओल्ड PM। तो क्या पढ़ा था? द THE, द, तो ई से क्या बनता था आपका? ओथ एंड अफॉर्मेशन। द टीयर ऑफ ओल्ड PM था, आई थिंक टीयर, हाँ, द नहीं था इसमें, टीयर। तो ए से क्या हो जाता है? ए से अफर्मेशन हो जाता है। 1 2 3 3 पे आता है ना। तो इस तरीके से 4th में क्या हो जाता है? जो राज्यसभा की सीट्स हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स की 4th में हो जाती हैं। ठीक है, और 10th में क्या होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ वाला जो ADL का है,
तो ये आपका इस तरीके से शेड्यूल है। ठीक है, इसके बाद है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड विद द करेक्ट आंसर। तो इसमें भी देखिए शेड्यूल दिए गए हैं, वही एक इसके लिए एक वही है टीयर ऑफ ओल्ड पीएम, कितनी अच्छी इसमें एक आपको वो दे रखी है यहाँ पर न्यूमैनिक। तो 9th शेड्यूल किसकी बात करता है बताइए? जो 9th शेड्यूल है वो बात करता है आपकी यहाँ पर प्रोविजन रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन। ठीक है, जो भी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड लेजिस्लेशन है वो 9th शेड्यूल में बात की गई है। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओल्ड। तो ये लैंड यहाँ पर रिफॉर्म की बात की जाती है किसमें? 9th शेड्यूल में। इसके बाद देखेंगे 10th शेड्यूल। तो 10th शेड्यूल में किसकी बात की गई है? एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई है, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसका हो जाएगा नंबर 5। ठीक है, क्या हो जाएगा? नंबर 5। इसके बाद 11th शेड्यूल की बात की गई, किस पंचायती राज के बारे में बात की गई है। और 6th शेड्यूल में बताइए किसकी बात की गई है? ये की गई है यहाँ पर प्रोविजन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। तो इस तरीके से आपका हो जाता है ये करेक्ट आंसर्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54, दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी पास्ड एट ए जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज। अगर दो हाउसेज के बीच में डेडलॉक हो जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल और अमेंडमेंट बिल है वो किसके बीच में पास हो सकता है? किसमें? जॉइंट सेशन में पास हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद ऐसा नहीं होता, देखिए डेडलॉक हो जाए तो जॉइंट सेशन में पास हो जाए। इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज एसेंट टू ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास अंडर आर्टिकल 368। अगर आर्टिकल 368 के अंतर्गत कोई बिल पास हो जाए तो प्रेसिडेंट को अपनी उसमें क्या देनी होगी? अपनी इसमें देनी होगी रजामंदी। तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर है, अपनी रजामंदी देनी होगी इसमें। टू अमेंड 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज एसेंशियल। कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल को अमेंड कर रहे हैं तो मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एसेंशियल है। तो ये भी बिल्कुल सही है इसका आंसर। ए प्रपोजल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द हाउस ऑफ द पीपल। कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा रहा है तो उनकी ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होंगी। देखिए ऐसा नहीं होता, लोकसभा राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस करना होता है। तो आपके यहाँ आपका 2 और 3 आंसर हो जाता है आपका बिल्कुल सही। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 6th शेड्यूल की यहाँ पे बात हो रही है। 6th शेड्यूल टू द लैंग्वेज ऑफ इंडिया मेक्स स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजन इन रिगार्ड टू द ट्राइबल एरियाज इन। कि 6th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन बनाता है ट्राइबल एरियाज के रिगार्डिंग। कौन से ट्राइबल एरियाज के रिगार्डिंग? किस जगह के? तो वो बनाता है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के। ठीक है, किसके? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के। इसके बाद है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड, करेक्ट द आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इसमें देखिए मोस्टली मैचिंग से रिलेटेड ही ज़्यादा क्वेश्चन है और पूछे भी जाते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं। तो नंबर ए है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये फंडामेंटल राइट्स हैं और ये आते हैं आपके आर्टिकल नंबर 15 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 15 में। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए कि अगर चिल्ड्रन किसी भी फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो उनको रोका जाए, प्रोविज़न है, वो किस में है? वो है आर्टिकल नंबर 24 में उसकी बात की गई है। ठीक है, चिल्ड्रन से रिगार्डिंग। इसके बाद है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में नहीं अरेस्ट किया जा सकता, नहीं डिटेक्ट किया जा सकता, तो वो किस में आता है? वो आता है आर्टिकल 22 में। इसके बाद है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो देखिए ये भी वेल नोन है, आर्टिकल नंबर 17 में इसका आता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर दैट इज 57, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड, वही। और करेक्ट आंसर हमको यहाँ पे चूज करना है। तो आर्टिकल 39 ये किसकी बात करता है? फ्री लीगल एड की बात करता है। किसकी? फ्री लीगल एड मिल जाएगी। आर्टिकल 43 किसकी बात करता है? लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, वर्कर्स को जो वेज दी जाती है उसकी बात करता है। आर्टिकल 44 किसकी बात करता है? वो करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि एक जैसे कोड पूरे देश में लगाए जाएं। आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की। ये किस में आते हैं बताइए? ये सब क्या है? DPSPs हैं आपके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं ये।
ठीक है, जो कि क्या है, लीगल नहीं होती। और ये आपके फोर्स में नहीं लाई जा सकती। ये लोगों की एक तरीके से ड्यूटी होती है जो नेशंस को पूरी करती हैं, जिससे फंडामेंटल राइट्स को अच्छे तरीके से अचीव किया जा सके। चलिए, अभी के लिए इतना ही बहुत है। आई होप कि आपको इनमें से कुछ या सारे ही समझ आ गए होंगे। ऐसे ही जारी रहेंगी ये वीडियो, आप प्लीज़ देखना ना भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई और थोड़ी भी हेल्प रही तो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए मैं ऐसे ही आपको पढ़ाती रहूँ और बताती रहूँ, तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।